हम यहाँ ज्यामिति के एक उपयोगी परिणाम को सिद्ध करेंगे जो एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल एक ऐसा कोण होता है जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर स्थित होता है। तो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। हम इस इंस्क्राइब्ड एंगल को साई से सूचित करेंगे और यहाँ सभी इंस्क्राइब्ड एंगल्स के लिए साई का ही उपयोग करेंगे। यहाँ इंस्क्राइब्ड एंगल साई समान चाप पर बने केंद्रीय कोण मतलब सेंट्रल एंगल का आधा होगा। मैंने यहाँ बहुत से काल्पनिक शब्दों का उपयोग कर लिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसका शीर्ष वर्टेक्स वृत्त की परिधि पर स्थित है। अब अगर हम इस कोण को परिभाषित करने वाले दोनों जीवा यानी कॉर्ड्स को निरूपित करते हैं तो ये वृत्त को दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और अगर हम वृत्त की परिधि के इस भाग को देखते हैं तो ये एक चाप है जो कोण साई के द्वारा बनती है। ये सभी बहुत ही काल्पनिक शब्द हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये अनुमान थोड़ा सरल है। तो ठीक यहां ये चाप कोण साई द्वारा बनती है, जहां साई एक इंस्क्राइब्ड एंगल है जिसका शीर्ष वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस पर स्थित है। चलिए अब केंद्रीय कोण के बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका शीर्ष वृत्त के केंद्र पर होता है। मान लीजिए ठीक यहां ये वृत्त का केंद्र है। अब मैं यहां एक केंद्रीय कोण बना रहा हूं जो इस समान चाप को काटेगा और ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। तो यहां ये कोण साई है और ये कोण थीटा है। हमें यहां सिद्ध करना है कि साई हमेशा 1/2 गुणा थीटा के बराबर होगा। इसलिए अब अगर साई बराबर 25 डिग्री लेते हैं तो आप तुरंत कहेंगे कि थीटा 50 डिग्री के बराबर होगा। और अगर थीटा बराबर 80 डिग्री लेते हैं तो आप तुरंत कहेंगे कि साई 40 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। अब मैं यहां एक विशेष स्थिति लेता हूं, मतलब कि मैं यहां एक इंस्क्राइब्ड एंगल बनाने जा रहा हूं, लेकिन इस कोण को परिभाषित करने वाली एक जिवा इस वृत्त का व्यास डायामीटर होगा। तो ये व्यापक स्थिति नहीं है बल्कि एक विशेष स्थिति है। तो इस वृत्त का केंद्र ठीक यहां होगा। चलिए इसे निरूपित करते हैं। अब मैं यहां एक व्यास को निरूपित कर रहा हूं। चलिए अब इंस्क्राइब्ड एंगल को परिभाषित करते हैं। यह व्यास इस कोण की एक भुजा है और इसकी दूसरी भुजा इस तरह हो सकती है। मान लेते हैं कि ये कोण साई है और ये दूरी वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस r होगी और यहां ये दूरी भी त्रिज्या के बराबर होगी क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी है। हम वृत्त के केंद्र से त्रिज्या के बराबर सभी बिंदुओं की दूरी को वृत्त की परिधि से परिभाषित कर सकते हैं। तो ठीक ये दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। हम जानते हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आधार कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण भी साई के बराबर होगा। हो सकता है इसे पहचानना आपके लिए कठिन है क्योंकि ये त्रिभुज थोड़ा घुमा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं त्रिज्या r के बराबर हैं और ये कोण साई है तो हम कह सकते हैं कि ये कोण भी साई ही होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण समतुल्य यानी इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए ये साई है और ये भी साई है। चलिए अब केंद्रीय कोण के बारे में जानते हैं। तो ये केंद्रीय कोण है जो समान चाप काटता है। यहां ये चाप है जो दोनों कोणों द्वारा बनाया गया है। मैं इसे मोटी रेखा से दर्शा रहा हूं। अब अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि ये कोण थीटा का संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री होगा, इसलिए ये 180 घटा थीटा के बराबर होगा। और जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सीधी रेखा होगी क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। अब हम जानते हैं कि ये तीनों कोण त्रिभुज के अंदर स्थित हैं, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहां साई जमा 180 घटा थीटा का योग 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये तीनों एक ही त्रिभुज के कोण हैं। अब हम दोनों पक्षों से 180 घटा देते हैं
तो ये 2 साई घटा थीटा बराबर 0 होगा। अब दोनों पक्षों में थीटा जोड़ने पर हमें 2 साई बराबर थीटा प्राप्त होगा। अब दोनों पक्षों को 1/2 से गुणा करें, या यूं कहें कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर हमें साई बराबर 1/2 गुणा थीटा प्राप्त होगा। तो हमने एक विशेष स्थिति को सिद्ध कर दिया है, जहां एक इंस्क्राइब्ड एंगल परिभाषित है और इस कोण की एक किरण व्यास के रूप में परिभाषित है। तो ये एक विशेष स्थिति है जहां एक किरण व्यास पर स्थित है, इसलिए हम इसे व्यापक बना सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये कोण 50 डिग्री है तो ये कोण 100 डिग्री होगा। इसी तरह थीटा का मान कुछ भी हो, साई हमेशा 1/2 गुणा थीटा होगा, और साई का मान कुछ भी हो, थीटा हमेशा साई का 2 गुना होगा। अब हम इस परिणाम का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, तो इस परिणाम का उपयोग करते हुए हम इसे थोड़ा और व्यापक बना सकते हैं। भले ही इस परिणाम को हम सभी अंतरित कोणों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा इंस्क्राइब्ड एंगल है जो कुछ इस तरह का है, जहां केंद्र इंस्क्राइब्ड एंगल के अंदर है। अब हमें यहां इंस्क्राइब्ड एंगल और केंद्रीय कोण द्वारा काटे गए समान चाप के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो ठीक ये केंद्रीय कोण है जो समान चाप काटता है। अब हम कह सकते हैं कि इस कोण को परिभाषित करने वाली किरण ना ही जीवा है और ना ही व्यास है, लेकिन अगर केंद्र इन दोनों जीवाओं के अंदर है तो हम केंद्र से गुजरता हुआ एक व्यास निरूपित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोण साई 1 है और ये कोण साई 2 है। ध्यान दें, इन दोनों कोणों का योग साई के बराबर होगा। अब मान लीजिए कि ये कोण थीटा 1 है और ये कोण थीटा 2 है। हमने अभी अभी जो परिणाम निकाला है उसका प्रयोग यहां करते हैं। यहां दोनों कोणों में सार्वभुजा व्यास है, तो हम कह सकते हैं कि साई 1 बराबर 1/2 गुणा थीटा 1 होगा और साई 2 बराबर 1/2 गुणा थीटा 2 होगा। इसलिए यहां साई 1 जमा साई 2 बराबर 1/2 गुणा थीटा 1 जमा 1/2 गुणा थीटा 2 होगा। यहां हमारे पास साई बराबर साई 1 जमा साई 2 है, जो इस इंस्क्राइब्ड एंगल साई के बराबर है, और यहां ये 1/2 गुणा कोष्ठक में थीटा 1 जमा थीटा 2 होगा। चलिए अब देखते हैं कि थीटा 1 जमा थीटा 2 क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा के बराबर होगा, इसलिए यहां साई बराबर 1/2 गुणा थीटा होगा। तो इस तरह हमने इसे और व्यापक बना लिया है, जहां केंद्र इस कोण को परिभाषित करने वाले दोनों किरणों के बीच में स्थित है। हमने अभी तक ना तो बहुत कठिन स्थिति और ना ही बहुत व्यापक स्थिति के बारे में विचार किया है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है और यहां एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, जहां केंद्र इस इंस्क्राइब्ड एंगल को बनाने वाली दोनों जीवाओं के अंदर स्थित नहीं है। चलिए इसे निरूपित करते हैं। मान लीजिए ये शीर्ष वर्टेक्स है। मैं यहां दूसरे रंग का प्रयोग करूंगा। अब मान लेते हैं कि ये एक जीवा है जो इस कोण को परिभाषित करती है और ये दूसरी जीवा है जो इस कोण को परिभाषित करती है। मान लीजिए ये कोण साई 1 है। तो देखते हैं कि इस कोण साई 1 और केंद्रीय कोण द्वारा काटे गए समान चाप में क्या संबंध है। हम यहां इस समान चाप की बात कर रहे हैं, तो हमारा केंद्रीय कोण कुछ इस प्रकार बनेगा। मान लेते हैं कि ये थीटा 1 है। हमने यहां एक स्थिति देखी है जहां हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल की एक भुजा व्यास है। तो चलिए यहां इसी स्थिति का प्रयोग करते हैं। आइए यहां एक व्यास बनाते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि साई बराबर 1/2 गुणा थीटा है। तो चलिए यहां एक व्यास बना लेते हैं और मान लेते हैं कि ये कोण साई 2 है जो इस चाप को काटता है। मैं इसे दूसरे रंग से बना रहा हूं और मान लेते हैं कि ये समान चाप को काटने वाली केंद्रीय कोण थीटा 2 के बराबर है। हमें पहले से ही पता है कि साई 2 1/2 गुणा थीटा 2 के बराबर है। यहां ये व्यास है जो इस इंस्क्राइब्ड एंगल को बनाने वाला एक जीवा है, इसलिए साई 2 1/2 गुणा थीटा 2 के बराबर होगा। तो हमने इसे सिद्ध कर लिया है कि ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है और इस कोण को परिभाषित करने वाली एक जीवा व्यास पर स्थित है, इसलिए यहां ये कोण समान चाप पर बने केंद्रीय कोण का आधा होगा। अब इस बड़े कोण को देखते हैं जो साई 1 जमा साई 2 के बराबर है। चलिए इसे यहां लिखते हैं, साई 1 जमा साई 2।
ये बड़ा कोण इस पूरे चाप को बनाता है और यहां हमारे पास एक व्यास भी है जो इस बड़े कोण को परिभाषित करता है। इसलिए ये समान चाप पर बने केंद्रीय कोण का आधा होगा। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो यहां साई 1 जमा साई 2 बराबर 1/2 गुणा कोष्ठक में थीटा 1 जमा थीटा 2 होगा। हमने अभी तक जो सीखा है उसका उपयोग यहां कर लिया है। हम जानते हैं कि साई 2 बराबर 1/2 गुणा थीटा 2 है। हम इसे यहां प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहां साई 1 जमा साई 2 के स्थान पर 1/2 गुणा थीटा 2 बराबर 1/2 गुणा थीटा 1 जमा 1/2 थीटा 2 होगा। अब हम दोनों पक्षों से 1/2 गुणा थीटा 2 को रद्द कर देते हैं, जिससे हमें साई 1 बराबर 1/2 गुणा थीटा 1 प्राप्त होता है और यही हमारा परिणाम है। तो इस तरह हमने इसे सिद्ध कर लिया है कि इंस्क्राइब्ड एंगल हमेशा समान चाप पर बने केंद्रीय कोण का आधा होता है, चाहे वृत्त का केंद्र कोण के अंदर है या कोण के बाहर है या इस कोण का एक भुजा व्यास है। हम इसे इस तरह के किसी भी कोण के लिए सिद्ध कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आपके लिए उपयोगी है और अब आप इस आधार पर कुछ और रोचक ज्यामितीय उपपत्ति यानी प्रूफ कर सकते हैं।